हेलो दोस्तों, जनवरी 2024 करंट अफेयर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और टॉपिक है हमारा दूसरा, यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके पहले जनवरी 2024 करंट अफेयर को लेकर के हमने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर दो लेक्चर किए, डिस्कस किया। उसमें सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को हमने देखा। तो वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि देखने को मिल सकते हैं। सो इसलिए आप उसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर के बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिकली हमारे एग्ज़ाम को लेकर के, हाई कोर्ट एग्ज़ाम को लेकर के, वो है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके जनवरी 2024 में हाईलाइटेड रहे, ठीक है, न्यूज़ में रहे। सबसे पहले उन पे जो है डिस्कशन कर लेते हैं, देन उसके बाद वन बाय वन एक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो जनवरी 2024 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर के जो मेन टॉपिक के अंदर आपके जो एरियाज जो हाईलाइटेड रहे, उनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो ट्राइब्यूनल्स को लेकर के आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज क्योंकि हमने जुडिशरी के लेक्चर्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल सिस्टम आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स को किस तरीके से जो है सेटअप किया जाता है, कौन सी अमेंडमेंट के अंदर जो है इसको सेटअप किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और दो आर्टिकल इंसर्ट करे गए थे। एंड दो आर्टिकल वो कौन कौन से थे आपका, एक आर्टिकल था आपका 323A, ठीक है, और एक था आपका 323B, ठीक है, 323B। तो 323A डील करता है आपके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के साथ, सर्विस रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जिसमें हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लेते हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लेते हैं। तो आर्टिकल 23 यानी कि 23A है जो, इसके अंडर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या फिर आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेटअप कर सकती है। बाकी जितने भी मैटर रहेंगे वो आर्टिकल 323B के अंडर रहेंगे, ठीक है। कंज्यूमर रिलेटेड हो गया, लेबर रिलेटेड हो गया, या फिर आपका आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये ट्राइब्यूनल्स जो है ये न्यूज़ में रहा आपका। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि AFT यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स को लेकर के एक मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो क्या डायरेक्शन दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। एक जज का पोस्ट था, उसको फिलअप करने के लिए क्या कोई पॉलिसी बना सकते हैं, पॉलिसी फ्रेम करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकते, ये जुडिशरी का डोमेन नहीं है। तो इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, आपके हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से हमको जो है डिस्कस करना है। उसके बाद दूसरा है फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी करी। वो रिपोर्ट थी आपकी 2020 से 21, और उसके बाद 2022 से 23 की रिपोर्ट जो है वो जारी करी। उसमें बताया कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो लोकल लेवल पे स्कीम्स का इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना उसमें खर्चा हुआ है, कितना सरप्लस हुआ है, कितना टैक्स जो है कलेक्ट हुआ है, ठीक है। वो आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपका है फिजिकल पोजीशन ऑफ द ईयर 2020 टू 21 एंड 2022 टू 2023। तो उसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, जिन चैलेंजेस को लेकर के हम जो है सही से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो है डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो इनिशिएटिव्स एज इट इज़ आपको याद रखने हैं क्योंकि उनके रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक है आपका स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट्स 2014। अब ये एक्ट आया था आपका 2014 के अंदर, लेकिन ये आपका डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राइट टू लाइफ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग थी भाई, ये जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को साइडलाइन कर रही थी कि ये पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ पे जो है अपना सामान नहीं बेच सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये इनके राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ये इनका फंडामेंटल राइट है।
इसलिए क्योंकि अगर ये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो इट मीन्स इनके राइट टू लाइफ का वायलेशन है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब आपको पता है जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अगर हमको हाई कोर्ट के अंदर जाना है तो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बनाया 2014 के अंदर। तो अब ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के जो प्रोविजन थे वो प्रोविजन काफ़ी लो पेस से जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जनवरी 2024 में। इसी चीज़ को लेकर के ये एक्ट हाईलाइटेड रहा। अब गवर्नमेंट्स ने और क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको लेकर के, इसके प्रोविजंस को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। आपको एग्जाम के अंदर दिख सकता है, इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट से लिंक्ड है। उसके बाद अगला है आपका रिवैम्प्ड स्कीम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। रिवैम्प्ड स्कीम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका सिस्टम है, सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल वगैरह किया है, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये आपका मतलब आगे करंट ईयर में जो है करे जाना है, ठीक है। अभी तो नहीं करा जाना है, करंट ईयर जो आपका आएगा तो उसमें करा जाना है। तो ये क्या क्या इनिशिएटिव हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है एग्जाम के अंदर एज इट इज़ दिख सकता है, सो इसलिए इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ आपके इसके अलावा टॉपिक्स, ये थे आपके मेन टॉपिक। तो इस मेन टॉपिक्स के अलावा कुछ और टॉपिक्स, ड्यूल सिटीजनशिप को लेकर के हाईलाइटेड रहा मसला, तो डिस्कस करना ज़रूरी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, तो यहाँ पे चेयरमैन, नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी जनवरी 2024 में, तो पूछ सकता है, फैक्ट बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एनल्स रिमिशंस, एनल्स होता है आपका कि भाई किसी चीज़ को एब्रोगेट कर देना, नल्लीफाई कर देना, ठीक है, नल्लीफाई कर देना। तो जो गुजरात हाई कोर्ट ने बल्किस बानो केस के अंदर कन्विक्टेड लोग थे उनको रिहाई दी थी कुछ देर के लिए, ठीक है। तो उनको जो रमीशन मिला था उस रमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दोबारा से अपील गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर क्या लगाया, रोक लगाई और बोला कि भाई ये आप रमीशन नहीं दे सकते। अब उसकी क्या क्या लीगैलिटी है तो वो हम जो है इस केस के अंदर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़रूरी है इसको डिस्कस करना क्योंकि फेमस केस है, हमको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद पैनल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग एससीज, ठीक है। एससीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, एसटीज। अब एससीज के अंदर काफ़ी सारी सब कास्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड है और ये ट्राइबल बेस्ड है। तो कास्ट, काफ़ी सारी सब कास्ट होती हैं, तो सब कास्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था रिजर्वेशन का। तो अब इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए एक पैनल्स बैठा, एक आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, देन उसके बाद एक कमेटी भी बैठी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या आपके जो है वो इनिशिएटिव लेने चाहिए, किस तरीके से इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी हंगामा भी हुआ। देन काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है। उसमें बताया गया कुछ ने कि इसको क्रीमी लायर एंड नॉन क्रीमी लायर्स वगैरह कर दो। उसमें 2-3 केसेस हैं, उन केसेस को जो है हम चर्चा करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये भी आपके फंडामेंटल राइट से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। सो इट मीन्स ये भी यहाँ से हमको क्वेश्चन आ सकता है, सो इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद मपलर्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आपका जो क्या बोलते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, तो ये एक आपका एक हाईलाइटेड रहा सोशल ऑडिट को लेकर के मसला, तो इसको भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भाई जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं वो डायरेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, किस बात के लिए कि आप पॉलिसी बनाएंगे। जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं इंडिया के अंदर वो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए
आदेश नहीं दे सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये था आपका न्यूज़ के अंदर। अब इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक क्वेश्चन गया था एएफटी को लेकर के, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल्स को लेकर के। उसमें यह पूछा गया था कि वेदर द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स कुड हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल। क्या इसको फिल करने के लिए एएफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स जो है ये आदेश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो उसके ऊपर अगर कोई उस के अंदर गैप है तो उस गैप को फिलअप किया जाए, या कोई पॉलिसी नहीं बनी है तो उस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए आदेश दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला नो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला नो। चलिए, अब ये एएफटी को लेकर के मसला था। अब एएफटी को लेकर के आपको सवाल पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो इसलिए हमको एएफटी ट्राइब्यूनल्स को स्पेशली जानना जरूरी है। एएफटी, सो एएफटी को सेटअप किया गया था, यानी कि आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया था एएफटी एक्ट 2007 के अंदर। एएफटी का काम क्या है? एएफटी का काम वही है, एडजुडिकेट करना। जितने भी मसले मसाइल आएंगे आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के, उनके कंप्लेंट्स आएंगे, उन सारे मसलों के ऊपर क्या करना, उनको एडजुडिकेट करना। एडजुडिकेट वही अथॉरिटी कर सकती है जो कंपिटेंट होती है। और इंडिया के अंदर एडजुडिकेशन करने का, डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने का जो आपका पावर है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो कौन है? आपकी जुडिशरी। एंड ट्राइब्यूनल्स आपकी जुडिशरी की हायरार्की का हिस्सा है। तो एएफटी जो जिन मसलों को एडजुडिकेट करती है वो मसले जुड़े रहते हैं आपके आर्म्ड फोर्सेस के साथ, यानी कि आर्म्ड एक्ट 1950, उसके बाद नेवी एक्ट 1957, एयर फोर्स एक्ट 1950। ठीक है, तो ये किन किन मसलों को एडजुडिकेट कर सकती है? कमीशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनरोलमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कंडीशन ऑफ सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स in respect of person subject to Army Act 1950, Navy Act 1957, Air Force Act 1950। इसके अलावा अगर किसी सोल्जर के ऊपर कोर्ट मार्शल चला है तो उसको सेंटेंस मिला है, ठीक है, उसको सजा मिली है, या कोई ऐसा ऑर्डर निकला है जिस ऑर्डर में आपके इन एक्ट के तहत सजा दी गई है, तो उन ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। कहाँ पे? एएफटी के अंदर। तो एएफटी के ये पावर है कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो ऑर्डर दिए गए हैं, जो जजमेंट दिए गए हैं इन एक्ट के तहत, उनको दोबारा से एनालाइज कर सके, उनकी दोबारा से फाइंडिंग कर सके। तो ये भी फर्दर इसके पास पावर है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इसके अलावा क्या रूलिंग है? यानी कि ये रूलिंग तो है कि भाई साहब आप ट्राइब्यूनल्स जो है वो आदेश नहीं दे सकते आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। इसके अलावा क्या है सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी बोला कि जो सब्जेक्ट, जो एरियाज, जो आपके मसले मसाइल ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्टली लिंक हैं किसके साथ? आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो किसकी निगरानी के अंदर आते हैं? हाई कोर्ट की निगरानी के अंदर। यानी कि जो ट्राइब्यूनल्स के ऐसे सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स के ऐसे एरियाज जो लिंक्ड हैं आपके फंडामेंटल राइट के साथ, आते हैं आपके 226 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो डायरेक्ट किसकी निगरानी के अंदर आते हैं? हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। वहां पे भी ट्राइब्यूनल्स क्या कर सकते हैं? नहीं आदेश दे सकते गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ, कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ। अब यहाँ पे ये स्पेशली क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा मसला होता है जब भी हम देखते हैं, यानी कि अगर मैं कानून को जानता हूं अच्छे तरीके से, तो जब भी मैं कहीं पे देखता हूं, या मैं वकील हूं, तो जब भी मैं कहीं देखता हूं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, या फिर कोई भी न्यूज़ छपी किसी एरिया की कि वहां पे काफ़ी सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, तो वहाँ पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, रिट जारी कर सकती है। 5 की 5 रिट हमने डिस्कस की, तो वो पूरा आपको लिंक करना है। ठीक है, तो वहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट के पास इतना भी पावर होता है कि अगर वहां उस एरिया, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर किसी ऐसे चीज को लेकर के उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है कि जहां पे कोई पॉलिसी की नीड है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये भी बोलेगा पार्लियामेंट को कि भाई पॉलिसी जल्दी से जल्दी बनाई जाए। सो यहाँ पे ये बोला गया कि जो सब्जेक्ट फंडामेंटल राइट यानी कि 226 आर्टिकल के तहत भी आएंगे ट्राइब्यूनल्स के, और निगरानी में किसके होंगे, हाई कोर्ट की, वहां पे भी आदेश नहीं दिया जा सकता टू फ्रेमिंग द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भाई ये जो पॉलिसी बनाने का आदेश है ये जुडिशरी का डोमेन है ही नहीं है, ठीक है, जुडिशरी का डोमेन है ही नहीं है, सिंपल। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स को लेकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने लेक्चर के अंदर दिया है वो सारी आपको तैयार करके रखनी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद करने, एएफटी, ठीक है, एएफटी आपके चर्चा में रहा तो आपको इसको भी देखना है। लेबर रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स क्या है, कंज्यूमर रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स क्या है, टैक्स रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स क्या है, ठीक है। सारों की डेट तो याद नहीं रखी, मेन याद रखना है, और जो चर्चा में है चर्चा वाला जरूरी याद रखना है। उसके बाद दूसरा आपका पार्ट फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRIS, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी, उस रिपोर्ट का टाइटल था फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक ऐसा मसला है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि ये लोकल ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई क्या है, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट जारी करी गई किसकी, डिस्कस द फिस्कल पोजीशन ऑफ PRIS। अगर आपने इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ी होगी तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। फिस्कल पोजीशन ऑफ द PRI यानी कि सरप्लस कितना है, डेफिशिएट कितना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से टैक्स का कलेक्शन हुआ, कहाँ कहाँ पे खर्चा किया गया, तो वो सारा माजरा जो है निकाला जाएगा, उसको कहते हैं फिस्कल पोजीशन ऑफ PRI। ये इन शॉर्ट बताया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हम इकोनॉमी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से समझ पा रहे होंगे। तो 2020 और 21 का और 2022 से 2023 का निकाला, तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, तो जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसके रिलेटेड है। तो आपको पता है कि भाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 73rd एंड 74th, ठीक है, 74th अमेंडमेंट किसके साथ रिलेट करती है, कमेंट करेंगे आप लोग। 73rd अमेंडमेंट एंड एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करती है किस बात को, PRI एट 3 लेवल। अब वो 3 लेवल कौन से होंगे, सबसे पहले मैंडेट दिया गया कि भाई पंचायत का क्या किया जाए, सेटिंग करा जाए, सेटअप करा जाए, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ पंचायत इज प्रोवाइडेड, और इसको जो है इसको पावर किस आर्टिकल के अंदर दिया गया, उसको पावर दिया गया आर्टिकल 243, और कौन सा पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंडेट दिया गया, ये पावर दिया गया कि पंचायत का सेटअप होना चाहिए लोकल लेवल के ऊपर। उसके बाद जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होंगे या बीइंग लोकल गवर्नमेंट, वो सारे के सारे स्टेट सब्जेक्ट होंगे। स्टेट सब्जेक्ट यानी कि आपने पढ़ा होगा लॉज बनाने का जो है आपका पावर, यानी कि आपके एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट आपके यूनियन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सिर्फ यूनियन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लॉज बना सकती है। एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव स्टेट ही लॉज बना सकती है। एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में आपके एरियाज बता दिए जाते हैं, सब्जेक्ट बता दिए जाते हैं, और उन सब्जेक्ट्स पे दोनों यानी कि स्टेट और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों लॉज बना सकते हैं। अगर आपने पॉलिटी के अंदर इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा, सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पंचायत बीइंग लोकल गवर्नमेंट वो रहेगा स्टेट सब्जेक्ट। वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव स्टेट ही उनके रिगार्डिंग, उनके गैप्स को फिलअप करने के रिगार्डिंग, उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग सिर्फ स्टेट ही क्या कर सकते हैं,
लॉज बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा रहा आपका नंबर ऑफ पीआरआईज, ठीक है, नंबर ऑफ पीआरआईज। तो नंबर ऑफ पीआरआईज का डाटा भी हमारे सामने कुछ आता है। तो ये लगभग आपका अक्टूबर 2023 तक का डाटा है कि 2.62 लाख पीआरआईज पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लगभग उनमें से विद 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6707 मंडल पंचायत है, 665 जिला परिषद है 2023 तक। डेटा याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं याद रखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। 3 मैंडेट के साथ याद रखना ज़रूरी है। और न्यूज़ में क्या चल रहा था याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद क्यों हम इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सेटअप करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। इंपॉर्टेंस है भाई कि हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकल लेवल पे है उसको बूस्ट करता है, उसको डेवलप करता है, ठीक है। हमारे जो गांव देहात इलाके हैं, दूर दराज के फॉर फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी हमको जो है अच्छे रिसोर्सेज जो है आपके इस सिस्टम के तहत जो है वो मिलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट स्कीम्स की अवेयरनेस देना, इनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या है, काम है। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंट्री के पूरा करने के लिए लोकल लेवल तक उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को पहुंचाने के लिए, उनको पूरा करवाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करते हैं। एनेबल्स रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव देहात की डेवलपमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक तरीके से ये क्या करता है, बैकबोन का काम करता है, ठीक है। आपको पता है गांव देहात इलाके के अंदर ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स जो हैं रिगार्डिंग जेंडर पाए जाते हैं, ठीक है। आज भी जो है काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लड़कियों के ऊपर काफ़ी सारी बंदिशें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अलग अलग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स लाती है, उन स्कीम्स को जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाता है लोकल लेवल पे। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क देखने को मिलता है। खैर आजकल तो कोई फ़र्क नहीं है, मोबाइल आपका घर घर पहुँच गया है, उसके अंदर एक बंदा आता है, वो आदेश देता है, अपनी अपनी दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद प्राइमरी एंड क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, यानी कि जो हमको लोकल लेवल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्रेडिबल और प्राइमरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट। कितने लेवल पे हमने टेक्नोलॉजी को रूरल एरियाज तक पहुंचा दिया, हेल्थ हमारा कितने लेवल तक अच्छा हुआ, तो उसका मेन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा देखने को मिलता है। अब इसके कुछ प्रोविजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कितना पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो आर्टिकल 243H ये भाई सिक्योर करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट से, यानी कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। उसकी एथोराइजेशन को सिक्योर करता है, सिक्योरिंग एथोराइजेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ग्रांट इन एड्स, स्पेशली ग्रांट्स के लिए, ठीक है, टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट को पूरा आदेश नहीं दिया गया है कि भाई आपको किस तरीके से ग्रांट को इनको देना है, स्टेट उसके बीच में कटौती भी कर सकती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको आर्टिकल 243 क्लॉज H के अंदर बोला गया है कि आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो ग्रांट फॉर द डेवलपमेंट जाएगा वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। अब ये फंड और ये अकाउंट इतना जबरदस्त होता है, इतना मतलब ये प्राइमरी है, ठीक है, ये मेन अकाउंट माना जाता है किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट का। तो इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि जो आपके जुडिशरी के लोग हैं ना, जुडिशरी के लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनकी जो सैलरी है वो सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद आपके कोई स्टेट के जो जजेस हैं यानी कि रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती है। यानी कि इसमें जो है आपका कंट्री में अगर प्रॉब्लम आ गया चीज़ों को लेकर के तो यहाँ पे कटौती नहीं करी जाती, इसको एज इट इज़ रखा जाता है, ठीक है। हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए
तो तब देखा जाता है, तब उसके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिक्योर होता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जो फंड आता है, इसको सिक्योर करने के लिए स्टेट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 243 क्लॉज एच के अंदर जो है इसको ये पावर दिया है कि इसके ग्रांट्स जो भी आएंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। उसके बाद इसको ये भी पावर दी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कि वो ड्यूटी इम्पोज कर सकती है, टैक्स को कलेक्ट कर सकती है, टैक्सेस को एलोकेट कर सकती है, ड्यूटीज के चार्जेस ले सकती है, टूल्स ले सकती है एंड फीस वगैरह। इन सब चीज़ों को लेकर के वो अपना पैसा जो है लोकल लेवल पे जनरेट करके अपने इलाके की डेवलपमेंट करवा सकता है। स्टेट यहाँ पे अपनी जो है मुदाखलत यानी कि इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 243 क्लॉज एच के अंदर। उसके बाद अंडर आर्टिकल 243 सब क्लास आई, सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसके तहत एक फाइनेंस कमीशन बैठेगी और हर 5 साल के अंदर वो रिव्यू करेगी कि किस तरीके का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का काम है। अगर काम अच्छा है, उसमें कोई ग्रांट्स की नीड है, तो वहाँ पे ये आपकी फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन भेजेगी किसको, अपर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। तो भाई आपको जो है फाइनेंशियल प्रोविजंस को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि और ग्रांट्स देनी पड़ेंगी। ज़बरदस्त है। उसके बाद अंडर आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लास बी ये मैंडेट करता है कि फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड्स मेयर नीडेड टू आर्ग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड सप्लीमेंट पंचायत रिसोर्सेज टू द पंचायत। कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के अगर कुछ मेयरमेंट की नीड होगी, ठीक है, और अगर कुछ सप्लीमेंट फंड की भी नीड होगी तो वो भी पूरी करी जाएगी, लेकिन वो देखा जाएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो आपकी क्या बोलते हैं किस तरीके का काम रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन किस तरीके की है, उसके लेवल पे फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंड करेगी अपर लेवल पे, और आपको सप्लीमेंट फंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर एरिया। ठीक है। उसके बाद सोर्सेज, तो सोर्सेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ये तो मेनली दिमाग में ही रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, और न्यूज़ में क्या चल रहा था। तो भाई सोर्सेज आपके समझ के लिए, तो कहाँ कहाँ से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोग जो हैं वो पैसा जमा करते हैं, कहाँ कहाँ से इनके ग्रांट्स जो है वो आते हैं। तो एक तो इनका अपना सोर्स है, अपना सोर्स यानी कि टैक्स कलेक्ट करेंगे, हमने पीछे पढ़ा, तो कौन कौन से टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड टैक्स नहीं होगा उसमें, बिल्डिंग आर बोथ टैक्सेस आर कलेक्टेड, टैक्सेस ऑन ड्यूटीज एंड कमोडिटीज, कमोडिटीज के ऊपर, चीज़ों के ऊपर टैक्सेस, सर्विस टैक्स, टैक्स ऑन प्रोफेशन एंड ट्रेड्स वगैरह इनके ऊपर। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट, जो टैक्स रेवेन्यू नहीं है मार्केट से, जो मतलब आपने देखा होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं वहाँ पे मार्केट्स लगाई जाती हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है, लेकिन मतलब एक्चुअली में वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंडर आती है, तो वहाँ उनसे क्या लिया जाता है, किराया लिया जाता है, ठीक है, मार्केट फीस ली जाती है। उसके बाद अन पर्सन एक्सपोर्टिंग गुड्स फॉर सेल इन पंचायत, अगर कोई पंचायती एरिया में बाहर से बंदा आया हुआ है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वहाँ पे अगर कुछ कारोबार कर रहा है तो उससे भी कुछ फ़ी वगैरह ली जाती है। फीस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटल सोल्ड, अगर आपको कैटल को सोल्ड करना है तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन फीस विद इन द पंचायत एरिया। तो ये पैसा वैसा जमा करके ये इसका अपना सोर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया। उसके बाद जो इनको फंड ट्रांसफर करे जाते हैं वो CFC से, यानी कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसमें आपका टाइड फंड्स हैं, टाइड ग्रांट्स हैं, यूनाइटेड ग्रांट्स हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं। टाइड ग्रांट्स के अंदर आपके रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एरियाज हैं, यानी कि सैनिटाइजेशन और एजुकेशन के पर्पस के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको जो है सेंटर भी दे सकता है, स्टेट भी दे सकता है। उसके बाद यूनाइटेड ग्रांट्स, यानी कि ऐसे ग्रांट्स जब आपका कभी भी कोई भी आपका मतलब डिजास्टर वगैरह हो गया, नेचुरल डिजास्टर, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप सेंट्रल इंडिया से मंगा सकते हो, यानी कि सेंटर से भी मंगा सकते हो, स्टेट से भी मंगा सकते हो, यहाँ पे यूनाइटेड ग्रांट्स आपको देखने को मिलेंगी। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, यानी कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसके बेसिस पे भी आपको ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे। एडिशनल फंड्स ग्रांटेड टू PRI बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CFC यानी कि चीफ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने पीछे पढ़ा, तो आपको ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी
ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स, तो स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होंगे, यानी कि अगर आपको वही नेचुरल डिजास्टर की बात हो गई, दीज ग्रांट्स आर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट डिजाइन टू एड्रेस यूनिक चैलेंज और पर्टिकुलर नीड, ठीक है, ऑफ पीआरआई इन स्पेसिफिक रीजन आर कॉन्टेक्स्ट। या फिर कोई फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे और ज़्यादा पैसा लग रहा है, जितना पैसा जो है उसकी नियुक्ति हुई है वो पैसा वहाँ पे जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए पूरा नहीं है, तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ उस केसेस में भी, स्पेशल केसेस में भी स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स जो है वो दिया जाएगा बाय द सीएफसी और फिर आपका एसएफसी, यानी कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसके बाद इनके अलावा अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज में आपके क्या है, सेंट्रल ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट स्कीम्स, जैसे कि मनरेगा स्कीम्स है आपकी, PMAY स्कीम है आपकी, उसके बाद संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये तीनों स्कीम्स आपको याद रखनी है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप कहाँ पे लिखेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि आप इनको पढ़ते आ रहे हैं, इनको आप पढ़ते आ रहे हैं। मनरेगा, PMAY, संसद आदर्श योजना एक्स्ट्रा, तो इन स्कीम्स के तहत भी जो है वो ग्रांट्स जो है वो दी जाती है। उसके बाद ग्रांट्स फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज़, तो इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये वो वहाँ से भी आपको जो है ग्रांट्स दी जाती है जब कभी ज़रूरत होगी। उसके बाद चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चैलेंज है, ठीक है, स्ट्रक्चरल चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई ये जो लोग हैं इनके पास इतना पैसा ही नहीं है और इनका पैसा इतना कलेक्ट ही नहीं हो रहा है कि ये जो है जगह की डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। inadequate financial resources, heavy reliance on grants from upper tiers of government, weak infrastructure impede the functioning of PRI। अपर लेवल से आपको जो ग्रांट्स मंगानी है वहाँ पे इतने कागजाती कार्रवाई वगैरह मसले हैं, मसले तसले हैं कि तसले मसले में अपना तसला जो है वो निकल जाता है, तो हमारे पास ग्रांट जो है वो पहुँचती नहीं है। अराउंड 95% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम ग्रांट्स ऑफ हायर लेवल, ठीक है, 95% जो पैसा है वो तो ग्रांट से ही आता है, अपना सोर्सेज जो ऑन सोर्सेज है ना वो बड़ा कम है। तो ये मैंने सिर्फ आपको आपके सामने रखा इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, तो ये बहुत कम है। तो 95% पैसा ऊपर से ही आता है, तो जब वही नहीं आएगा तो कैसे डेवलपमेंट होगी। तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी है डाटा के अंदर, इनकंसिस्टेंसी डाटा के अंदर इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्किल्ड स्टाफ नहीं है टू मेंटेन डाटा टू स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स, ठीक है। जो लोग लगे हुए हैं ना उनकी हालत आपको पता है, किस लेवल के लोग हैं वो, और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो भी आपको पता है, कोई भी गुंडा है उसको उठा करके रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। तो ये तो मयार है हमारा, ठीक है। तो फिर कहाँ से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, ठीक है, तो नहीं हो सकता, ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है वो भी बेकार और नेता तो वैसे भी बेकार हैं, ठीक है। कह रहे ऑडिट रिपोर्ट्स हैव बीन जनरेटेड फॉर ओनली 46% ऑफ ग्राम पंचायत 2019-20 की, 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट जो है सिर्फ 46 ग्राम पंचायत ने जो है बनाई, बाकी मतलब 50 भी नहीं है। यहाँ पे आप देख लो ना कितना मतलब बुरी हालत है। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पीआरआई आर लिमिटेड, मेनली प्रॉपर्टी टैक्स, फीस एंड फाइन्स। अब भाई इतना यहाँ पे कितना बढ़ाओगे, लोगों को मार दोगे क्या, ठीक है। दे फेसिस चैलेंज इन रेजिंग टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू लिमिटेड टैक्स बेस, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, एडवोकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, गाइडेंस नहीं है इनके पास, ए बहाने बस सिर्फ, ठीक है, लगा दें हमें तो देखते हैं कैसे इसको करा जाता है। उसके बाद करप्शन, तो करप्शन तो मेन मुद्दा है भाई। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें 1.58 करोड़ पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया फ्रॉम द ग्राम पंचायत अकाउंट, ग्राम पंचायत अकाउंट से विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द पंचायत बॉडी ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द पंचायत बॉडी इतने पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि गफला, ठीक है। बॉडी एंड हायर ऑफिशियल इन विजयवाड़ा, कहाँ पे, विजयवाड़ा के अंदर। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी एज पर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट ओनली 9 स्टेट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, रेगुलरली एंड आउट ऑफ देम ओनली 2 आर एक्टिव, और 2 जो एक्टिव हैं वो है आपकी केरल और तमिलनाडु,
और 9 स्टेट जो हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड पंजाब। 9 स्टेट याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं याद रख सकते कोई बात नहीं, तो 2 एक्टिव स्टेट केरल एंड तमिलनाडु याद रख लेना, जो एसएफसी रेगुलरली एक्टिव है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि वो मेयरमेंट के लिए क्या नीडेड है, क्या चीज़ें ज़रूरत है। भाई पढ़े लिखे लोग हैं केरल के अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं तमिलनाडु के अंदर, छोटे लेवल से लेकर के अपर लेवल तक अच्छे लोगों को चुनते हैं, क्रेडिबल लोगों को चुनते हैं, तो मसले मसाइल भी अच्छे हैं। केरल के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं जाता है पढ़ने के लिए, कोचिंग सेंटर नहीं देखने को मिलेंगे आपको मैक्सिमम, ठीक है। बच्चे फिर भी ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। मसले अब हमारे ही है ना। अब मेन मुद्दा आ गया भाई इसको लेकर के कि भाई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहला इनिशिएटिव आपको याद रखना, ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज क्या करेगा? इनहैंस करेगा क्रेडिबिलिटी ऑफ पंचायत को, क्रेडिबिलिटी ऑफ पंचायत विच वुड इंड्यूस ग्रेटर डिवोशन ऑफ फंड टू पीआरआई। जो फंड में ज्यादातर क्या करेगा? मदद करेगा कि फंड जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच जाए, ठीक है। एज वेल एज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग बाय हायर अथॉरिटीज, और जो ऊपर बैठे हुए हायर अथॉरिटीज लोग हैं वो उनको अफेक्टिवली मॉनिटर कर सकें, यानी कि मेनली मिनिस्ट्री जो है वो इफेक्टिवली मॉनिटर कर सके। अब मिनिस्ट्री खुद ही जो है वो नीचे वो भी वो, ठीक है। चलिए, तो ई ग्राम स्वराज आपको याद रखना है फॉर द बेटरमेंट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पंचायत, कि भाई अपर बैठे हुए लोग जो हैं वो सही तरीके से मॉनिटर कर सकें और फंड जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच सके। तो इसके लिए ई ग्राम स्वराज योजना जो है वो लाई जा रही है या लाई गई है, ठीक है, सॉरी। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी, जीपीडीपी इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज, एक एनुअल एक्सरसाइज होगी, ठीक है, हर एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, इन ऑल ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज जो होगी वो किसके अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसका एक्सरसाइज का नाम क्या है? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड अदर लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज, यानी कि ऑल ग्राम पंचायत के अंदर और इसके अलावा जितने भी उसके साथ लिंक्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस बॉडीज हैं उनकी भी एक एक्सरसाइज होगी। कहाँ पे? जहाँ पे जीपी डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं अंडर किसके? पर्टिकुलर पीपल्स प्लान कैंपेन के रिलेटेड, ठीक है। यानी कि जो पीपल प्लान्स कैंपेन के अंडर जीपी डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं वहाँ पे सारी जगह पे एनुअल एक्सरसाइज होगी ऑल ग्राम पंचायत और गवर्नेंस बॉडीज में, और कौन करेगा? कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत सशक्तिकरण अभियान। It had provided assistance to the states duties for capacity building and training of पंचायत elected representative। जो गधे चुने जाएंगे ना, उन गधों को क्या करना है? ट्रेन करना है, क्रेडिबल करना है कि भाई काम कैसे किया जाता है, सरपंच, पंच, मेंबर विम्बर सब कुछ, ठीक है। तो गधों को क्या करना है? सीधा करना है, ठीक है। चलिए, to enable them to perform their function including planning, implementation, development programs effectively and efficiently। उसके बाद लास्ट वन इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। इट एम्स, इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन कैपेसिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल लोकल गवर्नेंस, कि भाई रूरल लोकल गवर्नेंस की जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उनकी कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट लोकल डेवलपमेंट नीड्स, के उसके प्रति लोकल डेवलपमेंट नीड्स के प्रति आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर रियलाइजिंग, किस बात के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम्स, जो सीधा लिंक्ड हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। यानी कि भाई ये पूरे होने चाहिए मसले, और इन मसलों को इफेक्टिवली पूरा करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, एंड दैट अभियान नेम इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। ठीक है, अगर उसको हटा दोगे तो कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो वो सिटीजन है इंडिया का, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूलिंग दिया कि ये डायरेक्टली आपका किसके साथ लिंक है, राइट टू लाइफ के साथ लिंक है। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने उसके ऊपर क्या बना दिया, एक्ट बना दिया 2014 का। अब न्यूज़ में ये रहा कि भाई ये जो एक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन स्लो पेस पे क्यों हो रही है। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स highlighted the slow pace of implementation of the provision of the street vendors, कि मसला क्या है, मसाइल क्या है, ठीक है, क्यों इसकी जो है स्लो पेस पे मसले हो रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ जो है आपके स्कीम्स लॉन्च करेंगे। पैसा पोर्टल डैशबोर्ड, इसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि मिशन, इसको 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इनके लिए आपका जो है, इसको जो है क्रेडिबल बनाने के लिए पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस पैसा इज अ पोर्टल डिजाइन टू प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपका जो है जनवरी 2024 में कदम लिए गए। ठीक है, चलिए अब पैसा पोर्टल क्या है। पैसा पोर्टल 2018 के अंदर लाया गया। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि मिशन, पीएम स्वनिधि मिशन है। पैसा पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो ये है, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ठीक है ये, और पीएम स्वनिधि है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका है स्वनिधि। स्वनिधि क्या है, स्कीम्स नहीं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, आत्मनिर्भर ये पूरा आएगा, आत्मनिर्भर ये सॉरी ये आत्मनिर्भर आएगा और ये निधि आएगा, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रधानमंत्री। ठीक है, ये प्रधानमंत्री आएगा, ये आएगा स्ट्रीट, ये आएगा वेंडर। ठीक है, और ये आएगा आपका स्ट्रीट वेंडर क्या है भाई, हाँ ए से आएगा आपका आत्मनिर्भर और निधि को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल वर लॉन्च्ड। ठीक है, द पोर्टल इज पार्ट ऑफ द, अब ये जो पोर्टल है ये किसका पार्ट है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, इसका ये पार्ट है। अब आपको पता है अंत्योदय योजना AAY एक राशन कार्ड भी होता है, जो सबसे गरीब लोग होते हैं उनको दिया जाता है। APL BPL AAY, ठीक है, याद रखना, अंत्योदय आना योजना बोलते हैं उसको। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर आएगा ये पोर्टल। क्या है वो, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है डे NULM, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये कंप्लीट बनेगा आपका। ठीक है, अब है क्या है ये पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस जो है, ये पैसा पोर्टल डैशबोर्ड है। ये क्या करेगा, एक ऐसा पोर्टल है, ये डिजाइन करा गया है टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। किन लोगों के लिए, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या करेंगे, किस स्कीम्स के अंडर, पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर। पीएम स्वनिधि स्कीम कौन सी होगी, प्रधानमंत्री आपका स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, और इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, तो जो स्कीम स्टार्ट करेंगे, जो आपका काम स्टार्ट करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा अंडर पैसा पोर्टल डैशबोर्ड। ठीक है, मोर अबाउट दिस न्यूज़, तो की फीचर क्या है स्ट्रीट वेंडर एक्ट के। राइट ऑफ स्ट्रीट वेंडर, हर एक स्ट्रीट वेंडर का ये राइट है कि वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो सर्टिफिकेट, स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जो मिलेगी उसको, जो उसके अंदर आपके टर्म्स एंड कंडीशन है एज पर द एक्ट 2014,
जो जो भी बताए गए हैं उन प्रोविजंस के अंदर उनको मानते हुए वो अपना बिजनेस चला सकता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उसको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक रहा है तो इट मीन्स वो उसके राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है। ड्यूटीज़ क्या है उसकी? ड्यूटीज़ ये है कि भाई जो सामान लगाएगा उसको अच्छे तरीके से समेट करके अपनी जो झोंपड़ी वोंपड़ी है वहाँ पे ले जा वापस। हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। सिविक एम्यूनिटीज़, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान नहीं पहुँचाना है। वेंडिंग जोन गुड कंडीशन में रखना है। पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द सिविक एम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ डिटरमाइंड बाय लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़, बस थोड़ा ही 10-5 मिनट लगेंगे और ठीक है। पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द सिविक कम्युनिटीज एंड फैसिलिटीज डिटरमाइंड बाय लोकल बॉडीज। ठीक है, तो जो लोकल बॉडीज यानी कि लोकल आपके जो अथॉरिटेरियंस होंगे वहाँ पे जो फीस वगैरह डिसाइड करी गई है पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करने की, तो वो आपको देनी पड़ेगी। मतलब करप्शन, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी एक। तो टाउन वेंडिंग कमेटी, उसको इन शॉर्ट बोलेंगे TFC। तो हर एक लोकल अथॉरिटी के अंदर बनेगी ये कमेटी का काम क्या है? दीज कमेटीज आर इन चार्ज ऑफ इन्यूमरेटिंग, आइडेंटिफाइंग, एलोकेटिंग वेंडिंग जोन्स। वो वेंडिंग जोन्स ढूंढ करके देंगे सिटी के अंदर कि यहाँ आप रेडियाँ लगा सकते हैं। मेनली कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लोगों को, तो वहाँ से हटा करके दूसरे एरियाज़ के अंदर उनको जो है एरिया प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो TFC कमेटी बनेगी ये आपकी हेट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड होगी। हेट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि इसके अंदर एक जैसे लोग नहीं पाए जाएंगे, अलग अलग तबके के। ठीक है, एटलीस्ट 40% ऑफ इलेक्टेड मेंबर, इसके अंदर 40% लोग जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे। बिंग स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, और वो क्या होने चाहिए? स्ट्रीट वेंडर से ही होने चाहिए। और जिनमें 1/3 आपके वुमेन होनी चाहिए। तो TFC के लिए ये आपका क्राइटेरिया है। आपका किस तरीके से होगा? हेट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड, एक जैसे नहीं होंगे। ये नहीं कि एक ही जगह से उठा करके कमेटी बना दी ना, अलग अलग तबकों के लोग। ठीक है, सर्वे ऑफ द स्ट्रीट वेंडर एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर फॉर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। उसका सर्वे किया जाएगा और सर्टिफिकेट इशू करी जाएगी जिसको बोला जाएगा COV यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडरिंग। ठीक है, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडर्स। ठीक है, टू द वेंडर्स आइडेंटिफाइड, जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल होगा आइडेंटिफाइड हो जाएगा, उसको ये प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद लिमिटेशन उसकी लगाई जाएगी, कितना जो है आप जो है एक एरिया के अंदर जो है एक जोन के अंदर जो है वो सामान बेच सकते हो। 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वार्ड और जोन, टाउन और सिटी अकोमोडेटिंग वेंडर्स इन रिस्पेक्टिव वेंडिंग जोन्स। ऐसा नहीं है कि रेडियो का ढेर लगा दो। ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी वो क्या करेगी? स्टेट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके जो मसले मसाइल हैं, उनके जो शिकायतें हैं, शिकवे शिकायतें वो सुनी जाएंगी। तो वहाँ पे एक बंदे को रखा जाएगा उस कमेटी के अंदर और वो चेयरमैन होगा। वो कौन होगा? रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर यानी कि जज होगा। ठीक है, रिटायर्ड जज को जो है बना दिया जाएगा, उसका चार्ज दे दिया जाएगा। पीरियड फॉर द रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स, कुछ सामान जो है अगर उनका सीज कर लेंगे किसी मसले के अंदर, ठीक है, एक्ट की वो खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो उनका सामान सीज कर लेंगे। तो कितने दिन में उनको सामान को वापस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है, नॉन पेरिशेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो टेम्परेरी नहीं होते, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, ड्यूरेबल जिनकी जो है वैलिडिटी होती है। ठीक है, जैसे सब्जी है तो सब्जी की ड्यूरेबल वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, आज ही लाए हो, सुबह लाए हो तो शाम को मुरझा जानी है। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी 1 महीने वैलिडिटी है, 2 महीने वैलिडिटी है, 3 महीने वैलिडिटी है, 1 साल वैलिडिटी है, 2 साल वैलिडिटी है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं नॉन पेरिशेबल गुड्स। वो वाले गुड्स जो हैं आपको रिलीज करने पड़ेंगे अगर आपने सीज कर लिए हैं 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अगर पेरिशेबल गुड को आपने सीज कर लिया है तो आपको उसी दिन रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज द सेम डे ऑफ क्लेम। ठीक है, उसी दिन आपको जो है रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया। तो स्ट्रीट वेंडर अ पर्सन इंगेज इन वेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स गुड्स, ठीक है, इन अ स्ट्रीट और एनी अदर पब्लिक प्लेस और प्राइवेट एरिया फॉर्म अ टेम्परेरी बिल्डअप स्ट्रक्चर बाय द इम्प्रूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है कि देयर आर मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे हाई नंबर पे है स्ट्रीट वेंडर में। क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना ज़रूरी है।
38 लाख सर्टिफिकेट्स जो हैं इशू करे गए हैं। उसके बाद 4300 टाउन्स वेंडिंग कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश करी गई है। मोर देन 30 वेंडिंग मार्केट्स जो है वो एस्टैब्लिश करे गए हैं। उसके बाद है आपका रिवैम्प्ड स्कीम। तो रिवैम्प्ड स्कीम को हम जो है अगले लेक्चर के अंदर इसको इंक्लूड कर लेंगे, बाकी सारे टॉपिक भी कर लेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।